फाइन। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि कैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपना असर दिखाता है एनर्जी लेवल्स पे। एनर्जी लेवल्स जो है स्प्लिट हो जाते हैं 3 पार्ट्स में अगर वो पी वाले लेवल्स हैं, या फिर स्प्लिट हो जाते हैं 5 पार्ट्स में अगर वो डी वाले लेवल्स हैं, या 7 पार्ट्स में अगर वो एफ वाले लेवल्स हैं। राइट, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का असर उस पर देखने मिलता है। आइए आइए आ जाइए अंदर। अरे क्यों आप लेट आते हैं बेटा, जल्दी आइए। रहमान एंड संभाल के, प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिस सेटअप। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वजह से लेवल्स स्प्लिट होते हैं जब एक एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, तब उसके लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं। हमने देखा था क्या वैल्यूज आई थी, दैट वाज प्लस म्यू बी बी 0 एंड माइनस म्यू बी बी, ऐसे करके 3 लेवल्स आए थे। चलिए एनीवे वो सारा डिस्कशन जाने देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि एक एटम में जो एक न्यूक्लियस होता है उससे किस किस दूरी पर कौन कौन से एंगल पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस है, ये बात हमें कौन बताएगा? ये बात बताएगी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब लेकिन हमारे पास तो 3 वेव फंक्शंस हैं, हमारे पास एक वेव फंक्शन नहीं है। लिसन, तो हमारा जो फाई वाला फंक्शन है सबसे इजी है डिस्कस करने के लिए। फाई वाला, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूं फाई के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूं फाई के रिस्पेक्ट में, तो मुझे फाई स्टार फाई करना होगा। फाई स्टार फाई ये होता है आपका अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका नाम है अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अजीम्यूथल। तो बेसिकली ये फाई का स्क्वायर करने पर जो मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, उसका नाम होगा अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अजीम्यूथल। तो अजीम्यूथल वाली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चलिए निकालते हैं। तो फाई जो था वो था AE⁻ImL फाई। आई होप कि ये बात सभी को याद आ रही है। फाई का जो वैल्यू था वो यही था ना। अब फाई अगर ये है तो फाई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है फाई स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए जरूरी है कि आप एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को एक प्रॉपर वाला वेव फंक्शन जो है ओरिजिनल है उससे मल्टीप्लाई करें। ओरिजिनल वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो लिसन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जो प्लस आई होगा वो माइनस आई बन जाएगा। So it will become minus ml phi। तो जब आप फाई स्टार फाई करेंगे तो आपको जो फाई स्क्वायर आएगा वो आएगा AE⁻ImL phi, फिर A स्टार, एक सेकेंड, डिड आई कमिट सम मिस्टेक? यस, फाई स्टार जो है वो पहले है ना, फाई स्टार फाई होता है, कभी भी याद रखना, फाई इंटू फाई स्टार मत करना। हालांकि यहां पे असर नहीं पड़ेगा, इस केस में, सिनेरियो में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप फाई स्टार फाई लिखे पहले या फाई इंटू फाई स्टार लिखे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ऑपरेटर्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो वहां ये सीक्वेंस बदलने का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करेंगे कोई इशू नहीं, यहाँ पे चलेगा, बट फिर भी पहले फाई स्टार वाला लिखेंगे। अच्छा बाय द वे ये भी स्टार हो सकता है, अगर ये प्योर नंबर नहीं है
इट्स अ लॉन्ग बिग थिंग, अगर ये कोई बड़ा फंक्शन है कुछ तो है, उसका भी स्टार हो सकता है। बट यहां पर बेसिकली बिकॉज ये प्योर नंबर होने वाला है, हमें पहले से पता है, सो लेट्स कीप इट दैट वे। सो पहले माइनस वाला आएगा, ये वाला 5 स्टार वाला आएगा, 5 स्टार। आर यू गाइस गेटिंग इट? और उसके बाद आएगा, मतलब पहले स्टार वाला था लेकिन स्टार मैंने लिया नहीं है, उसके बाद नॉर्मल वाला आएगा AE⁻IML 5। तो ये बन जाएगा आपका A²। बस ये चला गया, क्योंकि E⁻I थीटा इंटू E⁻I थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें मिल गया φ²। तो φ² है इलेक्ट्रॉन की अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये एक नंबर जितनी आ रही है, मतलब इट्स अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल। देयर इज नो वेरिएबल इन दिस। इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है ना, बदलने वाली चीजें नहीं है। अरे ये तो एक नंबर है ना, भले वो कुछ भी हो, 5 हो उसकी वैल्यू, 50 हो उसकी वैल्यू, बट वो एक नंबर है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आप रोक नहीं सकते एक न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी होने से, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। फाई घूमता है ना 0 से 2 पाई, फाई घूमता है ना 0 से 2 पाई। अरे हाँ के ना करके बदलो। तो फाई जो घूमता है 0 से 2 पाई, आप इलेक्ट्रॉन को यहां 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 कहीं भी ले सकते हो, आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? इलेक्ट्रॉन आपको हर जगह मिल सकता है। तो एक न्यूक्लियस से अगर आप एक एंगल चलाओगे ऐसा फाई का एंगल, तो फाई के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। इट्स नॉट वेरिंग, ये बदल नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां 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 होने की उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस एग्जैक्टली सेम है। इलेक्ट्रॉन के हर एंगल पे होने के चांसेस सेम है अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी वन प्लेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कोई भी एक प्लेन अगर आप लेते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के होने का चांस फिक्स है। तो ये हो गया उसका कौन सा, अजीम्यूथल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अनदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज, ये तो अजीमुथल था। दूसरा हम देखेंगे थीटा स्टार थीटा। इट्स अ बिग थीटा बाय द वे, थीटा स्टार थीटा, जो क्या हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, थीटा मॉड स्क्वायर, और ये कहलाएगा जेनिथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जेनिथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब आप बोलेंगे सर ये जेनिथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज है? लिसन, ये जेनिथ का मतलब समझते भी हो तुम लोग क्या? नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिथ? आसमान में जिधर भी तुम देख रहे हो, लेट्स से आखिरी जहां तक नजर जा रही है, दैट जेनिथ। जेनिथ और हॉराइजन में फर्क है। हॉराइजन वो होता है जहां पर आसमान और जमीन एक होते हुए दिखते हैं, कहीं दूर जाके आसमान और जमीन जहां एक होते हैं, दैट इज हॉराइजन। क्षितिज जिसे कहते हैं हिंदी में, क्षितिज, हॉराइजन, जहां पे आसमान जमीन एक ही होते हुए नजर आते हैं। और जेनिथ स्ट्रेट अप, स्ट्रेट दैट वे, दैट जेनिथ। मोस्टली जेनिथ मतलब डायरेक्टली ऐसे ऊपर मुंडी उठाया तो जहां तक जा रही है नजर वहां, बट ठीक है किसी और डायरेक्शन में भी जेनिथ हो सकता है, द लास्ट एंड ऑफ इट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अपने जो थीटा है, थीटा वो आर के साथ कनेक्टेड है। याद है ये जेड एक्सिस था, ये आर था, ये था जेड एक्सिस, ये था आर, जो कि पार्टिकल को, ये इलेक्ट्रॉन को पॉइंट कर रहा था, उसको देख रहा था, और ये था एंगल। तो बेसिकली ये जैसे घूमेगा एंगल चेंज होगा। एंगल कैन चेंज फ्रॉम 0 to पाई, 0 to 180, जेनिथ एंगल। थीटा, थीटा याद करो, जेनिथ एंगल था वो। तो बेसिकली इस पूरे स्पेस में कहीं भी वो देख सकता है, जेनिथ एंगल देख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं। लिसन, इट वाज फाउंड दैट, इसको जब सॉल्व किया गया, जो कि हम नहीं करने वाले हैं, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। इसको जब सॉल्व किया गया तो पाया गया कि थीटा स्टार थीटा, थीटा स्क्वायर कांस्टेंट रहता है सिर्फ s इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी कि s ऑर्बिटल के लिए। s सब शेल एंड s ऑर्बिटल, s सब शेल एंड s ऑर्बिटल के लिए ही थीटा इज अ कांस्टेंट। अदरवाइज फॉर एवरी अदर थिंग, p ऑर्बिटल ले लो, d ऑर्बिटल ले लो, कुछ भी ले लो, px py pz dxy dyz व्हाटएवर जो भी ले लो, सबके लिए बदलता है।
सो एक एस ऑर्बिटल ही एकमात्र ऐसी चीज है, एस ऑर्बिटल ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके लिए अगर आपने थीटा का स्क्वायर लिया और उसको मल्टीप्लाई किया फाई के स्क्वायर से, तो भी आपको एक कांस्टेंट ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये दोनों जो एंगल है ना, इसकी वजह से बेसिकली ना ऐसे कोई बदलाव आ रहा है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी में। इलेक्ट्रॉन मतलब हर जगह ऐसे मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हर जगह मिल सकता है और वो फिक्स वैल्यू है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम है, ऐसे भी और ऐसे भी। इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। अरे भाई सुनो, अभी तक जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग एक बात तो जानते होंगे कि शुरू में हमने एक न्यूक्लियस लिया था और उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन को घुमाया था, बट मैंने कहा था ये झूठी बात है, ये पिक्चर सही नहीं है। हम लोग पता कर ही नहीं सकते एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, नहीं पता कर सकते, कभी नहीं पता कर सकते, इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, आज से लाख साल के बाद भी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर एक लॉ चलता है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिसन वेरी केयरफुल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग विद इट्स मोमेंटम डिटरमाइन करने का, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करने का परमिशन नहीं देता है। हमें परमिशन नहीं है टू मेजर द मोमेंटम एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो हम लोग पता कर ही नहीं सकते एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन इस मोमेंट पर कहां पर है। तो यह कहना कि इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, सब झूठ बातें हैं। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंसान की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ये इस यूनिवर्स का कमी है, ये यूनिवर्स के अंदर एनग्रेन्ड है। यूनिवर्स का फैब्रिक ऐसा है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, यूनिवर्स के लॉज इस तरीके के हैं कि आज क्या, आज से 1 करोड़ साल के बाद हम कभी नहीं पता कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है, समझिए इस बात को। कभी नहीं, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, कितना भी सुपर डुपर खुद ही बन जाए इस यूनिवर्स के विधाता, तो भी नहीं, नामुमकिन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस यूनिवर्स का एक अटल सच्चाई है, एक लॉ है ऐसा कि जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। सो लिसन, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है, उसके मिलने का चांस जो है, उस चांस की बात हम यहां कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा परफेक्टली ऐसा सर्कल में घूम रहा है, सब झूठ बात है। इलेक्ट्रॉन कहीं तो है, कुछ तो है, उसके मिलने का चांस कितना है, वो चांस ढूंढ रहे हैं। तो हमें पता चला कि जब इसके अकॉर्डिंग देखोगे, ऐसे देखोगे, अजीमुथल वे में देखोगे, इलेक्ट्रॉन का चांस इक्वल है हर जगह मिलने का। यहां जितना चांस है मिलने का, मान लो 20% ही चांस है, तो यहां भी 20% है, यहां भी 20% है। इलेक्ट्रॉन हर जगह पे हो सकता है, मिल सकता है। वैसे ही जब हमने ऐसा देखा तो हर ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ एक मात्र ऐसी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, जिसके लिए ये भी फिक्स है। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस, यहां मिलने का चांस, यहां मिलने का चांस, यहां मिलने का चांस, यहां मिलने का चांस एक्जैक्टली सेम है। ये है आपका जेनिथ एंगल, ये है आपका अजीमुथल एंगल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एस ऑर्बिटल इसलिए स्फेरिकली सिमेट्रिक है कि यहां भी सेम चांस है, यहां भी सेम चांस है, लेकिन पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। अरे पी ऑर्बिटल में तो पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो यहां पे अलग चांस है मिलने का, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। हो सकता है यहां पे बीच में जीरो भी हो, लेकिन वहां फिर से एक चांस है अच्छा मिलने का, यहां एक चांस है मिलने का इलेक्ट्रॉन के। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एस ऑर्बिटल ही एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पे ये दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आता है, वरना याद रखिए, सुनिए, फाई हर ऑर्बिटल के लिए इससे फिक्स है। फाई के हिसाब से किसी भी ऑर्बिटल में कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। जो पी एक्स पी वाई जेड पी जेड है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जेनिथ एंगल में पी एक्स पी वाई पी जेड में प्रॉब्लम है, जेड एस ऑर्बिटल में प्रॉब्लम नहीं है, एस में नहीं है। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर या वॉट एवर जो भी है उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन एस ऑर्बिटल में नहीं है। एस ऑर्बिटल के लिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। चलो खैर इसे वो छोड़ते हैं, बट याद रखिए ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए, वरना नहीं है। ये सभी के लिए कांस्टेंट है, हर ऑर्बिटल के लिए कांस्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
ये कांस्टेंट है, जेनिथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए, इसीलिए इसका और इसका प्रोडक्ट एस ऑर्बिटल के लिए कांस्टेंट है। अब फाइनली बात करते हैं लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी की, तीसरी वाली प्रोबेबिलिटी की, जिसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। 3 है ना, आर थीटा फाइ, पहले फाइ देख लिया, फिर थीटा देख लिया, अब आर देखेंगे ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में सभी लोग बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझेंगे। लिसन 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 लिसन, लुक हियर। सुमैया जी आपका ध्यान है बेटा, इधर सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली। जब हमने प्लॉट किया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, जब हमने प्लॉट किया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, the marker is leaking I guess, anyway so listen, जब प्लॉट किया n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, जब n इक्वल्स टू 1 के लिए प्लॉट किया, 1 के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हमें कुछ इस शक्ल का ग्राफ आया। ये ग्राफ अलग अलग डिस्टेंस पे इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है ना। यहां पे तो ऑलमोस्ट जीरो दिख रही है, बीच में न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट जीरो दिख रही है, इट्स नॉट एग्जैक्टली जीरो। और फिर आप देख सकते हैं कि बेसिक लिसन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, के शेल का इलेक्ट्रॉन, के शेल वाला, वो न्यूक्लियस में भी थोड़ा आराम करके आ सकता है, उसके लिए न्यूक्लियस एक होटल है। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, न्यूक्लियस में उसके मिलने का चांस जीरो नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, चांस है उसके मिलने का। के शेल का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तफरी करते करते, घूमते फिरते, ऐसे ही टहलते टहलते न्यूक्लियस में जाके भी आता है। ये बहुत ही अजीब बात है, लिसन। लेकिन सच है, अगर सच नहीं होता तो 3 तरीके के बीटा डीकेज नहीं होते जो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े। 3 तरीके के बीटा डीके, एक होता है बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसे कहते हैं के कैप्चर। के कैप्चर वाला मतलब जो है वो कैसे होता है, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को कभी कभार न्यूक्लियस पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं, खा जाता है उसे। तो खाएगा कब, जब के शेल वाला कभी नजदीक आएगा तब खाएगा ना। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन सैर करते करते न्यूक्लियस में भी होके लौट आता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली anyway let's not go over this in detail। कहां ज्यादा मिलने का चांस है जब ये कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेशंस। अरे एक सेकंड, ये जो डिस्टेंस आया ना, ये जानते हो कितना आया? ये डिस्टेंस की वैल्यू आई 0.53 एंगस्ट्रॉम। जब हाइड्रोजन के लिए जब ये डिस्टेंस निकाला गया जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का ज्यादा चांस है ग्राउंड स्टेट में, 0.53 एंगस्ट्रॉम हमारे देखा दिखाया है। भूल गए, स्टार्टिंग में बोर की थियरी पढ़ी थी, तो बोर की थियरी में ऑर्बिट का पहला जो साइज आया था R1 का, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का साइज आया था, वो था 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो बोर की थियरी इतनी भी गलत नहीं थी, उसमें थोड़ी तो सच्चाई थी। तो ये जो जगह है जहां पे ऐसा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने का, अरे सुनो, बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा है इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, कहीं तो है, यहां हो सकता 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 है, लेकिन ज्यादा मिलने का चांस यहीं पर है जहां पे बोर ने बताया था। वहीं पर हमारी श्रोडिंगर की इक्वेशन भी कह रही है कि वहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। देखो ज्यादा मिलने का चांस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां, 0.53 एंगस्ट्रॉम, जहां पे बोर ने भी बताया था। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है नहीं नहीं घूमता नहीं इलेक्ट्रॉन, झूठ बात है, यहां कहीं तो रहता है। तो यहां हमने जब कैलकुलेट किया तो यहां पे ज्यादा आ रहा है चांस मिलने का। तो बोर की थियरी थोड़ी सी ठीक ठाक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इसका नाम रख देते हैं ए नॉट। हम लोग बोर का जो रेडियस है उसको ए नॉट कहते हैं। 0.53 एंगस्ट्रॉम का हमने नाम रखा हुआ है, 0.53 एंगस्ट्रॉम का हमने नाम रखा हुआ है ए नॉट।
आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं कि नहीं? n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, एक ही है, उसमें एक ही रहता है। अरे के शेल में एक ही ऑर्बिट, एक ही सब शेल है ना, एक ही सब शेल है। तो 1s का इलेक्ट्रॉन है ये, 1s के शेल वाला। अबे थोड़ी केमिस्ट्री तो आती होगी। 1s वाला ये। अब बात करते हैं कि अगले वाले की, अगले n इक्वल्स टू 2 की। n इक्वल्स टू 2 में लेकिन दो लोग हैं, l इक्वल्स टू 0 भी और l इक्वल्स टू 1 भी है। ये वाले का नाम है 1s, सॉरी 1 नहीं, अब तो 2 हो गया, 2s। अरे ये 1 इससे आता है भाई, और ये s नाम इससे आता है। 1 इससे आता है और s नाम इससे आता है। तो 2s और 2p, 1s के बाद 2s 2p आता है। अगले में क्या आता है? 3s 3p 3d। हाँ क्या ना? अरे भाई थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है कि नहीं आप लोगों को? तो ध्यान देंगे सभी लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो बेसिकली अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं n इक्वल्स टू 2 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए जब ड्रॉ किया गया, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। n इक्वल्स टू 2 के लिए जब ड्रॉ किया गया तो 2s वाला है ना, ऐसा कुछ तो आया बम्प, फिर एक और बम्प आया, लेकिन एक यहां पर बीच में एक बड़ा बम्प आया, और ये कुछ और नहीं, ये है 2p, ये है 2s, ये पूरा 2s है। अब बोले सर ये है क्या? मतलब 2s का न्यूक्लियस के नजदीक मिलने का चांस भी कुछ तो है। ये न्यूक्लियस है 0 0, सेंटर, एटम का सेंटर, ओरिजिन। न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे r डिस्टेंस दूर जा रहे हैं भाई, उसी का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के यहां मिलने का चांस है ज्यादा, यहां और भी ज्यादा है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अबे समझ पा रहे हो कि नहीं अकल के पुतलो? सो 2p जब ये डिस्टेंस निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, हैरान हो गए, हमारे होश उड़ गए, 4a0 पे आया, 4a0। अब बोले सर इसमें क्या खास बात है? बताऊंगा, सब्र कीजिए। फाइनली आ जाते हैं थर्ड पे। ऐसा बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन कितना करेंगे? सो n इक्वल्स टू 3 पे आ गए, तो l इक्वल्स टू 0 1 2, 3s 3p 3d। जब 3s का देखा गया, तो ऐसा एक बम्प मिला, फिर एक बम्प मिला, फिर एक बम्प मिला, लाइक दिस। वो बम्प बड़ा होता जा रहा है। 3p का देखा तो कुछ तो शायद ऐसा था थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऐसा था, लाइक दिस। लेकिन जब 3d का देखा, सो इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। और ये डिस्टेंस जब निकाला गया 3d वाले का, ये अपना 3s है, वो 3p है, ये 3d है। जब ये निकाला गया डिस्टेंस तो 9a0 आया। नाउ लिसन, इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस a0 पे ज्यादा है पहले शेल में, दूसरे शेल में 4a0 पे ज्यादा है सबसे ज्यादा, और तीसरे में 9a0 पे। अरे ये तो बिल्कुल बोर की थियरी है। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो रेडियस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इट इज n² r1, और r1 का हमने क्या नाम रखा है? a0। पहला ऑर्बिट, r1 डालो, पहला ऑर्बिट, 1² इज 1 a0, मिला ना 1 a0 पे। यहां पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 a0, मिला ना 4 a0 पे। तीसरा ऑर्बिट, अरे k शेल, l शेल, m शेल, तीसरा ऑर्बिट, 3 का स्क्वायर 9 a0। तो बोर ने जो बातें कही थी, हालांकि वो पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन वो पूरा झूठ भी नहीं है। बोर ये सब के बारे में कभी बता ही नहीं पाया, इन सब चीजों के बारे में, एक्स्ट्रा जो चीजें, एक्स्ट्रा बम्प्स, दिस बोर कुड नॉट एक्सप्लेन। लेकिन बोर ने कुछ तो जो बातें बोली थी, वो बातें आगे भी सच साबित हुई, श्रोडिंगर की इक्वेशन में सच साबित हुई। हैव यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? हाँ के ना कल के बदलो। सो दिस वाज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये तीनों चीजों को मिक्स करके, कंप्यूटर सिमुलेशंस करके जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, सुनिए, ये तीनों प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को
जब आप मिक्स करके एक साथ कंप्यूटर सिमुलेशन बनाते हैं, तब जाके आपको आता है एस ऑर्बिटल। ऐसा ये जो आता है ना एस ऑर्बिटल क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, तब ऐसा आता है। पी ऑर्बिटल आता है ऐसा डंबल शेप। ये सारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज तीनों की तीनों अजीम्यूथल, जेनिथ, रेडियल मिला दोगे तब जगह से शेप्स ऑब्टेन होते हैं। तो आज तक आप जो सोचते थे ना एस ऑर्बिटल ऐसा क्यों दिखता है, पी ऑर्बिटल ऐसा क्यों है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल क्यों है, ये सारी चीजों का जवाब ये है। तीनों प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को मिला के कंप्यूटर में सिमुलेशंस करोगे तो ऐसा डिजाइन आता है। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? समझ में आया कि नहीं? सो यहां पे जाके हमारे चैप्टर का थियरी पार्ट समाप्त होता है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा उसका थियरी पार्ट समाप्त हो गया। ओके, तो आप सभी का स्वागत है बेसिकली लास्ट पार्ट में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है। आज एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और बस एक ही प्रॉब्लम करने जितना हमारे पास वक्त है। बाकी के 2-4 प्रॉब्लम्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, जो कि बिल्कुल 1-2 दिन के बाद ही है। तब जाके बेसिकली हमें जो है एक इस चैप्टर का एक आइडिया मिल जाएगा, इसका क्रक्स हमें समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करना ही चाहिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो लिसन, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि थीटा टू जीरो ये क्या मतलब है अभी बताऊंगा, डोंट वरी। सो थीटा 20 इज इक्वल्स टू √10/4 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये सोल्यूशन है, प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस थिंग इज अ सोल्यूशन ऑफ ये वाली इक्वेशन, थीटा की जो इक्वेशन थी ना, 1/sin थीटा d/d थीटा sin थीटा d थीटा/d थीटा प्लस L × L + 1 माइनस mL² sin² थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये साबित करना। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये साबित भला करेंगे कैसे? सब लोग का ध्यान है बेटा इधर। सो लिसन, ये कैसे साबित करेंगे कि ये चीज अगर इसमें मतलब ये चीज है ना, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। दिस इक्वेशन में हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो साबित करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे सॉल्यूशन साबित करेंगे? इसे उठाएंगे, यहां डालेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 0 आया, जैसे राइट हैंड साइड में 0 है, तो अगर इसको सॉल्व करने पे LHS में भी 0 आ गया, तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कि बेसिकली ये चीज इसमें डालने के बाद अगर इसका आंसर LHS का जो आंसर है 0 आया, इक्वल टू RHS आया, तो वो चीज इसका सोल्यूशन है। सो लेट्स डू इट नाउ। लिसन, एज यू कैन सी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इसको यहां उठा के इतना बड़ा डाला तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहां पे भी देखो दिख रहा है इतना बड़ा थीटा, यहां भी दिख रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करेंगे। सो लिसन, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए। आप सभी लोगों को गौर से देखना है और मेरी मदद करना है, बिकॉज ये बोर्ड सफिशिएंट नहीं है। ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, तो पीछे के स्टेप्स मुझे याद नहीं रहेंगे। सो लिसन, पहले तो करते हैं ये सॉल्व, d थीटा/d थीटा। सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं, अभी मेरा जो ध्यान है सिर्फ इस पे। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। √10/4 तो पूरा बाहर ही आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? लिसन, 3 तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ। cos² थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। cos² थीटा का डेरिवेटिव, पहले तो ये पावर का डेरिवेटिव आएगा। अरे cos² थीटा है ना,
तो पहले तो जो पावर उसका डेरिवेटिव होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ऊपर से पावर कम हो जाएगी, तो 2 cos थीटा बन गया। फिर cos थीटा का डेरिवेटिव होगा, तो वो है माइनस साइन थीटा। सो 3 इंटू 2 ये बन जाएगा 6, 3 पहले से था। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -0, तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा ना, 1 है, नंबर है, नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो चलो ये तो हो गया सॉल्व, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया। दूसरे में साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, ये आपका हो जाएगा √10/4, और 6 भी आ गया, 6 एज इट इज मेंटेन कर रहा हूं मैं, एज इट इज, आई एम नॉट कैंसलिंग इट आउट। माइनस जो है उसे भी मेंटेन कर रहा हूं, ऐसे कैसे बाहर नहीं ले रहा हूं, माइनस जहां है वहीं ठीक है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इज इट राइट। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मैं ये पूरी चीज की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव ले रहा हूं, ठीक है। सो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे, यूवी रूल अप्लाई करेंगे, यूवी रूल, माइनस अब बाहर खींच लो, -6/4√10, -6/4√10, ये इसको u ले लो, उसको v ले लो, लेट्स कॉल दिस गाय एज u एंड दैट एज v। तो हमको पता है, पहले लेते हैं v बाहर, कांस्टेंट, v को कांस्टेंट मानते हैं और u का डेरिवेटिव लेते हैं। तो u का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बचेगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, हाँ क्या ना। ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आएगी तो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा से पावर कम हुई ना एक, वो बचेगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ये वाला है, ये वाला है, इसका डेरिवेटिव है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ क्या ना, कल के बदलो, डेरिवेटिव आता है कि नहीं, गुड। प्लस यही है ना, प्लस ही है ना, अरे यूवी रूल का कैसा आता रे बाबा, डी यू वी बाई डी एक्स कैसा रहता है, इट इज v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। पहले v को कांस्टेंट माना, u का डेरिवेटिव लिया, अब u को कांस्टेंट मानेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे। समझ पाए ये सारी बातें सभी लोग, सारे विद्यार्थी, गुड। सो अब v तो कांस्टेंट मान के u का डेरिवेटिव हो गया, अब u को कांस्टेंट मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट मानेंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, ये प्लस चला जाएगा, माइनस साइन थीटा। आर यू गाइस गेटिंग इट। तो इसकी शक्ल जो बन गई है वो ऐसी बन गई है, -6/4√10 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ क्या ना, माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन का क्यूब हो चुका है, साइन 3 थीटा नहीं है, ये क्यूब थीटा है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, सारे छात्र पूरी एकाग्रता से मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, सभी का लक्ष्य इसी तरफ है, सभी का ध्यान केंद्रित है मेरी ओर। ओके, तो ये तीसरा पड़ाव है, राइट। अब चौथे पे आते हैं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो 1/sin थीटा d बाई डी थीटा साइन थीटा d थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, बहुत ही गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, साइन थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो -6/4√10 एज इट इज रहेगा, एक साइन थीटा उड़ जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप के सभी खोपड़ी में बातें आ रही हैं। ये क्यूब था, साइन थीटा डिवाइड हो गया, यहां से साइन थीटा डिवाइड हो गया, ये है ना भाई साइन थीटा। कुछ कहना चाहती हैं आप रीम जी? साइन क्यूब थीटा था,
और यहाँ पे साइन थीटा था, है ना, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना साइन थीटा से, तो उसका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, उसका एक कम हो जाएगा, तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ पा रहे हैं? गुड। ये तो ये हुआ, ये तो ये हुआ है। कोई आप लोगों को आपत्ति है? आप लोगों के चेहरे पे से हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या मैंने कोई त्रुटि कर दी? हैव आई कमिटेड सम मिस्टेक? त्रुटि इज अ संस्कृत वर्ड फॉर मिस्टेक। सो क्या मैंने ऐसा कुछ गलत कह दिया? नहीं, अच्छी शक्ल तो लग रही है, बिल्कुल करेक्ट है, इट्स राइट। अब लिसन, ये थीटा 2 नॉट का क्या मतलब है? 2 और 0, थीटा 2 0 क्या मतलब है? लिसन, कंपेयरिंग थीटा 2 नॉट विद थीटा एल एम एल। भूल गए क्या? हमने जब लिखा था स्टार्टिंग में साई, तो क्या लिखा था? आर एन एल, थीटा एल एम एल और फाई एम एल, याद कीजिए। सो थीटा एल एम एल आता है, थीटा एल एम एल। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो इसका ये मतलब हुआ, विच मीन्स एल की वैल्यू है 2 और एम एल की वैल्यू है 0। अब सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, बहुत ही ध्यान से। तो ये 5वां पड़ा हुआ है, एल की जगह पे डालेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1। अकल के पुतलो समझो मैं क्या कर रहा हूं, पूरा लिख देता हूं। एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम एल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। इज दिस थिंग विजिबल इन द वीडियो? सो लिसन, 2 इंटू 2 प्लस 1 आ गया, ml की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला सेकेंड टर्म, दिस बिकेम 0। h जो है, मतलब h नहीं, थीटा, सॉरी, थीटा वो h जैसा बना हुआ है ना, तो थीटा जो है वो ये है। सो अंडर रूट 10/4 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या इट्स राइट, ये चीज की वैल्यू ये बन चुकी है। आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी है। ये सही है कि गलत किया मैंने? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब ये हो गया, ये हो गया, तो भैया ऐड करो ना। तो एडिंग 4th and 5th, एडिंग इक्वेशंस 4 and 5। अरे ये है और ये है, तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 6 10/4 करेक्ट है, 6 रूट 10/4। एक सेकेंड, ये क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? यस, बिकॉज मैथ्स में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे हाँ के ना कल के पुतलो, तो यहाँ पे -1 छूट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके cos स्क्वायर थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा। दिस विल बिकम 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट राइट? ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, -1 हो जाएगा ये, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा इसमें ऐड हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे भाई। तो l इंटू एल प्लस 1 क्या है? देखो ये कितना है, ये 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, 3 2 6, तो 6 आया, 6 रूट 10/4। अरे हाँ के ना कल के बदलो, अरे आई फॉरगॉट देयर इज अ माइनस साइन एज वेल। करेक्ट, यहां पे आ गया ये। अरे ये जो लिखा है, ये लिखा है ना, उसमें माइनस साइन है, और ये जो लिख रहा हूं ये यहां से लिख रहा हूं, ये इससे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
equal to 0 equal to RHS, hence proved. This thing is a solution of that given equation. आ गया ना जीरो भाई, सब सॉल्व करके इतना सब सॉल्व किया, ऐड किया, इसका वैल्यू 0 आया और RHS में भी 0 है, hence proved. That's it. Please copy this down.